Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Imran Kazmi, and here is your third lecture of Programming Fundamental. Before we start our next lecture, I have some issues to discuss with you regarding your inquiries and your complaints. डियर स्टूडेंट, एक बात समझने की कोशिश करें कि हम एक मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हैं। ये बात फैक्ट है कि ऑनलाइन लर्निंग एज़ कंपेयर टू आपकी जो डायरेक्ट लर्निंग है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है। या आप उसे ऐसे कह सकते हैं कि जी इसका हमें पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम इसके यूज़ टू नहीं है, जिस वजह से जो रिज़ल्ट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लर्निंग आउटकम्स, वो हमें एज सच नहीं मिल पाते जैसे हम पहले डायरेक्ट लर्निंग से ले रहे होते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही हम इस पर थोड़ा ट्रेन हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए ये इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने इस मुश्किल वक्त में, इस हार्ड टाइम में इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये आप लोगों के लिए भी मुश्किल है कि आप इसको इस तरह से लेके चलें, और ये हमारे लिए भी मुश्किल है कि जी हम बग़ैर ऑडियंस के हम अपना मैसेज, अपना लेक्चर आप लोगों तक डिलीवर करें। सो एट द बोथ हैंड्स इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। लेकिन हमें मुश्किल वक्त में इस चीज़ को इस तरह से लेना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट, जो चीज़ें हमें मिल सकें, हम उससे फ़ायदा ले सकें। इसलिए बजाय कंप्लेन करने के, बजाय आप इस चीज़ में इश्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करें, आप चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें। क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये नहीं है कि जी आपको इसकी समझ नहीं आ रही। प्रॉब्लम इस तरह की होती है कि हम चीज़ों के यूज़ टू नहीं होते, और जब एक डिफरेंट मेथड से हमें चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं तो वो डेफिनेटली हमारे लिए मुश्किल का बायस बनती हैं। इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है, आप थोड़ी एफ़र्ट करें। हमें आपको सबको मिल के इस प्रॉब्लम में ही अपने सारे चीज़ों को लेके चलना है। हम चीज़ों को इस तरह से विड्रा नहीं कर सकते कि आप समझें कि हम अगर ये नहीं करेंगे और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो उससे हमारे जो है ना वो रिज़ल्ट हम ले लेंगे, या आप ऐसे कहें कि हम उसमें ओवरकम कर लेंगे प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम हमेशा एक फ़ाइट करने से ही जो है वो ख़त्म हो सकती है। आप जब तक चीज़ों की कोशिश नहीं करेंगे, आप इसके अगेंस्ट जो है वो चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे, तो इसको आप ऐसे ना लें कि जी जैसे आप पहले डायरेक्ट लर्निंग से करते रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। तो एग्जैक्टली ये सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ जो है वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप इसमें थोड़ा हिम्मत करें तो आप डेफिनेटली इससे भी उतना ही सीख सकेंगे। ये थोड़ी प्रैक्टिस करने की बात है, अदरवाइज़ और कोई मसला नहीं है। मैं भी वही हूँ, आप लोग भी वही हैं, सिर्फ थोड़े फासले हैं, कुछ टाइम के लिए हैं। इंशाल्लाह जल्दी जो है ये कोरोना वाला मसला हल हो जाएगा और हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर उसके बाद भी कोई इश्यूज़ रहेंगे तो हम उसको हैंडल कर लेंगे, देख लेंगे। आप अपने क्वेश्चंस ईमेल किया करें मुझे, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपके इश्यूज़ होंगे मैं लेक्चर में उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो अभी आज भी मैंने ये एक दो चीज़ें थी जो पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि एक दो कैंपसेस से मुझे ये इशू आया है कि कुछ लोग जो है वो जावा में काम करना चाह रहे हैं और कुछ लोग जो है वो सी प्लस प्लस में। तो उसको मैंने कोशिश किया है कि इस मसले को एड्रेस किया जाए। तो इस लेक्चर में हमने दोनों वे से जो है ना वो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की है, सी प्लस प्लस से भी और जावा से भी। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दी थी। ये हैं जी वो असाइनमेंट्स। तो पहली प्रॉब्लम ये थी, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द डिस्टेंस इन मीटर्स, फीट, इंचेस एंड सेंटीमीटर्स। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, इंटरचेंज द कंटेंट्स ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग थर्ड वेरिएबल। तीसरी प्रॉब्लम थी,
कि if a 5-digit number is input through the keyboard, write a program to calculate the sum of its digits. और चौथी प्रॉब्लम थी, if the selling price of an item is input through the keyboard and the profit earned on it is also input through the keyboard, write a program to find the cost price of the item. अच्छा, इसमें डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम जो है इनके सॉल्यूशंस तो तैयार किए हैं, लेकिन आप इसके साथ अपने सॉल्यूशंस को कंपेयर कर लें। और मोस्ट प्रॉब्ली इसमें ऐसा होता है कि हर बंदे की, हर पर्सन की जो लॉजिक होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो दूसरे से डिफरेंट होती है। तो आप इसको एग्जैक्ट मैच ना करें, बल्कि लॉजिक अपनी को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर उसमें कोई मेथड में कोई फ़र्क है आपके सोल्यूशन में, तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि दो लोग एक ही मेथड से जो है ना वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। So there might be some difference, but the logic must be analyzed कि वो आपने ठीक तरीके से काम किया या नहीं किया। तो चेक करते हैं जी। ये है जी हमारा पहला प्रोग्राम। हाँ जी, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन किलोमीटर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। राइट द प्रोग्राम टू कन्वर्ट द डिस्टेंस इनटू मीटर्स, फीट, इंचेस एंड सेंटीमीटर। अब इसमें एक वैल्यू हमने इनपुट करनी थी, दैट इज किलोमीटर। अब डिस्टेंस जो होगा, द वैल्यू दैट वी विल इनपुट वुड बी इन किलोमीटर्स, तो उसे मीटर्स में हमने कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो जो भी किलोमीटर की वैल्यू होगी, जब उसे 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू वुड गेट मीटर्स। ओवर हेयर हमने ये किलोमीटर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर्स में कन्वर्ट किया, और फिर जब मीटर्स आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे तो आप लोगों को पता है कि 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। तो जो मीटर्स कैलकुलेट हुए हैं, हम उन मीटर्स को 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फीट्स आ जाएंगे। और इसी तरह से आपको पता है कि फीट, 1 फीट में 12 इंचज़ होते हैं। तो जब फीट आपके पास कैलकुलेट हो जाएं तो हम फीट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंचज़ आ जाएंगे। और इसी तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और मीटर्स को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर्स आ जाएंगे। तो ये 4 अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं, मीटर, फीट, इंचेस और सेंटीमीटर, इससे क्या होगा कि पहले हम मीटर्स बनाएंगे किलोमीटर से, फिर उन्हीं मीटर से फीट, और फिर फीट से इंचेस, और जो मीटर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर्स आ जाएंगे। तो ये जो किलोमीटर की वैल्यू है, ये अब 4 फर्दर वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो चुकी है, मीटर में, फीट में, इंचेस में और सेंटीमीटर्स में। तो जब वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट हो जाएं तो आप उन्हें जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन डिस्प्ले करवाने के लिए ये इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा है डिस्टेंस इन मीटर्स, ये आप लोगों की आसानी के लिए है कि आप अपने इंटरफेस को ज़्यादा बेहतर बनाएं। अगर आप डायरेक्ट एम लिख देते सी आउट में तो वो फिर मीटर की वैल्यू आनी थी, लेकिन साथ स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन जो है वो साथ नहीं आनी थी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि साथ में डिस्क्रिप्शन आए तो उसके लिए आप डिस्टेंस इन मीटर्स जो है ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, और आगे एम जो है दैट इज़ द वेरिएबल विच हैड स्टोर्ड द वैल्यू ऑफ मीटर्स, तो ये चीज़ आप डिस्प्ले करेंगे। फिर उसी तरह से फीट डिस्प्ले करने से पहले कोट्स में आप डिस्टेंस इन फीट जो है वो लिख लेंगे ताकि उसकी डिस्क्रिप्शन साथ आ जाए। और फिर एफ वेरिएबल था जिसमें आपने फीट कैलकुलेट किए थे, आप उसको डिस्प्ले करवा लें। फिर डिस्टेंस इन इंचेस, सिमिलरली इंचेस डिस्प्ले करवाएंगे एंड सेंटीमीटर डिस्प्ले करवाएंगे। अब इस तरह से ये होगा कि आपके मीटर्स, फीट, इंचेस और सेंटीमीटर्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। रन करते हैं जी। डिस्टेंस इन किलोमीटर की वैल्यू लेट से हमने कह दिया है कि जी 5 किलोमीटर। डिस्टेंस इन मीटर would be equal to 5000, distance in feet would be equal to 16,400, similarly inches, and similarly distance in centimeters we have calculated.
अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये 5 किलोमीटर्स को हमने मीटर्स में भी कन्वर्ट कर दिया, फीट में भी कन्वर्ट कर दिया, इंचज़ में भी कन्वर्ट कर दिया एंड सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि जैसे ही मीटर्स की वैल्यू कैलकुलेट की उसको वहीं पे सी आउट करवा लिया, फिर फीट की वैल्यू कैलकुलेट की तो वहीं पे उसको भी डिस्प्ले करवा लिया, इंचेस को भी वहीं पे ही साथ ही डिस्प्ले करवा लिया और सेंटीमीटर के बाद सेंटीमीटर डिस्प्ले करवा लिया। तो ये स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी है कि वो एक दफ़ा पहले सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ले और फिर उसके बाद इकट्ठी उनको जो है वो डिस्प्ले करवा ले। और ये भी आपकी मर्ज़ी है कि जी आप एक एक वैल्यू कैलकुलेट करते जाएं और साथ में उसे डिस्प्ले करवाते जाएं। तो सोर्स कोड जो है ये हर स्टूडेंट का दूसरे से वेरी कर सकता है, इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इसमें से थोड़ा डिफरेंट भी कोड आया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लॉजिक देखें, अगर आपकी लॉजिक सही है, वैल्यूज सही कैलकुलेट हो रही हैं, तो इट मीन यू हैव अटेम्प्टेड द राइट असाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं जी। ये है जी हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट, इंटरचेंज द कंटेंट्स ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग थर्ड वेरिएबल। लास्ट टाइम हमने इंटरचेंजिंग की थी जिसमें हमने दो वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को जो है वो इंटरचेंज किया था विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, जिसमें हम एक तीसरे वेरिएबल में टेम्परेरीली वैल्यू स्टोर करते थे और फिर उसकी मदद से हम दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते थे। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास जो टारगेट था वो ये था कि थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना। तो उसके लिए मैंने एक लॉजिक बनाई है, आप लोग इसको देख लें, हो सकता है आपके पास इससे डिफरेंट लॉजिक भी हो। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। तो पहले दो वेरिएबल्स आपने लिए ए और बी, ये देखें मैंने कोई तीसरा वेरिएबल नहीं लिया। ए की वैल्यू इनपुट की, बी की वैल्यू इनपुट की, और यहाँ पे लॉजिक है। ये तीन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लॉजिक है। मैंने तीसरे वेरिएबल के बगैर ए और बी की वैल्यूज़ को जो है वो इंटरचेंज करने की कोशिश की है। हो सकता है आपके पास इससे डिफरेंट लॉजिक भी मौजूद हो, लेकिन शर्त वही है कि तीसरा वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करना। तो इसमें आप फर्ज कर लें कि आपने जो वैल्यूज़ इनपुट की हैं, जैसे ए की वैल्यू आप इनपुट करें, तो लेट से आप ए की वैल्यू 10 दे दें एंड बी की वैल्यू जो है वो आप 15 दे दें। तो ये बात जहन में रखें कि ए की वैल्यू अगर 10 है और बी की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे a इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, तो 10 प्लस 15 आपके पास a की नई वैल्यू जो हो जाएगी वो 25 हो जाएगी। और उसके बाद b जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा कि b इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। अब a की वैल्यू 25 है, b की वैल्यू 15 है, तो 25 माइनस 15 b की वैल्यू 10 हो जाएगी। और फिर a इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, तो a की वैल्यू 25 है माइनस 10, तो नया a जो आपके पास कैलकुलेट होगा वो 15 होगा। इस तरह से a की वैल्यू जो है वो 15 हो जाएगी और b की वैल्यू 10 हो जाएगी, जबकि हमने जो इनपुट की थी वो a की वैल्यू 10 इनपुट की थी और b की वैल्यू 15 इनपुट की थी। तो जो वैल्यूज़ आपने इनपुट की, हमने विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने क्या किया कि उनकी वैल्यूज़ को जो है वो स्वैप कर दिया है। ए की वैल्यू बी में चली गई है और बी की वैल्यू ए में चली गई है। आप 10 और 15 के अलावा कोई भी वैल्यूज़ लेके आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट द रिज़ल्ट कि जो वैल्यू आप बाद में डिस्प्ले करवाएंगे वो वैल्यू इंटरचेंज हो चुकी होंगी। मीन जब ए की वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे तो वैल्यू ऑफ बी डिस्प्ले होगी, और जब बी की वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे तो जो वैल्यू आपने ए को दी थी वो वैल्यू बी के डिस्प्ले होगी। तो बेसिकली ये जो आपके पास तीन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्होंने आपके ए और बी की वैल्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इंटरचेंज कर दिया। आप कोई भी वैल्यूज़ दे के रिज़ल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। लेट से हम इसको रन करते हैं जी। ए की वैल्यू फर्स्ट कर लें हम, उसी तरह से 10 देते हैं, बी की वैल्यू 15,
तो ये देखें ए जो है वो 15 हो चुका है और बी 10 हो चुका है। आप इसको दोबारा रन करें, कोई और वैल्यूज़ दे दें। लेट से आप वैल्यूज़ दे देते हैं 25 ए की और बी की वैल्यू आप दे देते हैं 23। तो अब ए 23 हो चुका है और बी 25 हो चुका है। तो ये यहाँ पे लॉजिक है सारी कि आपने विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने क्या किया है, ए की और बी की वैल्यूज़ को स्वैप इस तरह से किया है कि ए की वैल्यू बी में चली गई है और बी की वैल्यू ए में चली गई। तो इस तरह से ये जो हमारी शर्त थी कि इंटरचेंज करें आप, लेकिन थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस जो है वो नहीं करना। तो विदाउट थर्ड वेरिएबल मैंने जो है वो वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया है, आप खुद भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट हमारी थी कि 5 डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो इसके लिए ये है कि जी आपने एक नंबर जो है वो इनपुट करना है जो कि 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, जिसमें जैसे 12,345। तो ये इसमें 5 डिजिट्स आती हैं। तो कोई भी आप 5 डिजिट नंबर ले लें, लेकिन नंबर की शर्त यह है कि उसमें 5 डिजिट्स जो है वो होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम आपके पास यह है कि जो नंबर आप एंटर करें उसकी जो डिजिट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएं। लेट से कि 12,345 है, तो इसकी जो डिजिट्स का सम बन रहा है वो क्या बन रहा है कि अगर आप 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 5 15। तो 12,345 को अगर आप इसकी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 15 आंसर आएगा। तो हमने जो नंबर एंटर करना है वो एक नंबर होगा 5 डिजिट का, और उसकी डिजिट्स का सम जो है वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। अब इसमें मैंने डाटा टाइप यहाँ पे लॉन्ग डिक्लेयर की है, क्योंकि आपकी जो इंटीजर डाटा टाइप है इसमें मैक्सिमम 32,768 तक का डाटा आ सकता है। तो 5 डिजिट में जो मैक्सिमम डाटा है वो 32,000 से ऊपर नहीं जा सकता। तो अगर आपने 50,000 की फिगर एंटर करनी है तो उसके लिए फिर इंटीजर डाटा टाइप जो है वो इनफ नहीं है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा बाइट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, तो लॉन्ग मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। इस वजह से मैंने उसे लॉन्ग डिक्लेयर किया, ताकि जो नंबर है वो अगर 32,000 से एक्सीड भी कर जाए तो 5 डिजिट नंबर, चूँकि वो 50,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है, 80,000 भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर यह है कि अगर आप इंटीजर यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उसे लॉन्ग में जो है ना वो यूज़ करें। तो है ये भी इंटीजर की बड़ी फॉर्म लॉन्ग, लेकिन कैपेसिटी आपकी जो है ना वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है अगर आप इंट की बजाय लॉन्ग को यूज़ करते हैं। अब इसमें मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इनका यूज़ अभी आपके सामने आएगा तो क्लियर हो जाएगी बात। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर इनपुट किया x, ये 5 डिजिट नंबर, इसकी जो वैल्यू दूंगा मैं वो 5 डिजिट की होनी चाहिए। अब इसमें एक वेरिएबल q1 है। q1 क्या कर रहा है कि x/10, तो जो नंबर है उसको 10 पे डिवाइड करेगा और उसका जो कोशेंट है वो Q1 में आ जाएगा। जैसे 12,345 है, इसको 10 पे आप डिवाइड करें तो आपके पास जो कोशेंट आएगा वो आएगा 1 2 3 एंड 4, और रिमाइंडर जो आएगा वो 5 आएगा। और इसी तरह से R1 जो है x% 10 करें तो इसमें x 1 2 3 4 5 यानी कि 12,345 है। जब उसे 10 पे डिवाइड करें तो चूंकि ये मॉड ऑपरेटर है और इसने रिमाइंडर रिटर्न करना है, तो रिमाइंडर आपके पास जो है वो x% 10 करने से आपके पास जो लास्ट डिजिट होगी दैट इज़ फर्स्ट कर लेंगे वो 5 है, तो 5 डिस्प्ले हो जाएगा। मीन R1 की वैल्यू 5 हो जाएगी और Q1 की वैल्यू 1 2 3 और 4 हो जाएगी। अब इसी तरह से अगले स्टेप पे चले जाएं। यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू Q1/10। अब इसमें जो Q1 है वो हम कैलकुलेट करके आ चुके हैं, दैट इज 1 2 3 4, मीन फर्स्ट 4 डिजिट्स Q1 में आएंगी। अब उसको 10 पे डिवाइड करेंगे
तो क्वोशंट जो आपके पास बचेगा वो फर्स्ट 3 डिजिट्स 1 2 एंड 3 आएगा। और फिर जब उसी Q1 को परसेंटेज 10 करेंगे तो आपके पास R2 जो है वो 4 आएगा। तो Q2 में जो है वो 1 2 3 आएगा और R2 में 4 आएगा। सो R1 में 5 आ गया था, R2 में सेकंड लास्ट डिजिट दैट इज 4। उसके बाद Q3, अब इसमें हम Q2 यूज करेंगे तो Q2 मीन फर्स्ट 3 डिजिट्स 1 2 3 स्लैश 10। अब इसको जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आपके पास 1 2 आ जाएगा और रिमाइंडर जो है वो इस तरह से आपके पास 3 आ जाएगा। तो R1 में आपके पास 5 आ गया मीन लास्ट डिजिट, R2 में आपके पास सेकंड लास्ट डिजिट, R3 में आपके पास थर्ड लास्ट डिजिट। तो फर्स्ट कर लेंगे जी x 12,345 था, तो R1 में 5 आया, R2 में 4 और R3 में आपके पास 3 आ चुका और Q3 में 1 2 है। अब इसी तरह से फर्ज करें हम Q4 की तरफ जाते हैं। Q4 इज इक्वल टू Q3 स्लैश 10। तो Q3 में आपके पास 1 2 यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा फर्स्ट डिजिट एंड Q3 परसेंटेज 10 करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा यानी कि सेकंड डिजिट आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास एक जो 5 डिजिट नंबर x था, हमने क्या किया है कि उसकी डिजिट्स अलग-अलग कर दी। जैसे R1 में हमारे पास लास्ट डिजिट आ गई, R2 में सेकंड लास्ट डिजिट, R3 में थर्ड लास्ट डिजिट, R4 में सेकंड डिजिट एंड Q4 में फर्स्ट डिजिट। सो Q4 R1 R3 R2 एंड R1 ये वो वेरिएबल्स हैं जिसमें एक 5 डिजिट नंबर के पांचों डिजिट्स अलग-अलग हो चुके हैं, हर वेरिएबल में एक डिजिट आ चुका है। तो हम इनका सम करते हैं। R1 में हमारे पास लास्ट डिजिट थी, R2 में सेकंड लास्ट डिजिट, R3 में थर्ड लास्ट डिजिट, R4 में सेकंड डिजिट और Q4 में फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट कर लेंगे हमारे पास जो नंबर था दैट वाज 12,345। तो R1 में हमारे पास 5 आया, R2 में हमारे पास 4 आया, R3 में हमारे पास 3 आया, R4 में हमारे पास 2 आया और Q4 में हमारे पास 1 आया। तो ये सारे डिजिट्स ऐड हो जाएंगे तो इसका रिज़ल्ट जो 15 बनेगा वो सम में आ जाएगा। उसके बाद आप सम को डिस्प्ले करवा लें तो जो 5 डिजिट होंगे इस नंबर की, नंबर चूँकि एक है और उसकी हमने सारी एक एक डिजिट हमने अलग-अलग करके हर वेरिएबल में स्टोर करवाई है। तो इस तरह से पांचों डिजिट्स का सम जो है वो आपको मिलेगा। रन करके देख लें। ये 12,345 एक्स की वैल्यू हमने एंटर की, तो इसका जो सम बन रहा है दैट इज 15। फिर इसे रन कर लें। $23,345 इसका सम कैलकुलेट कर लें, चेक करें। 17। तो कोई भी आप 5 डिजिट नंबर देंगे उसका सम जो है वो कैलकुलेट कर देगा, लेकिन तरीकाकार वही होगा कि हर डिजिट को अलग-अलग वो करेगा पहले और फिर डिजिट्स का सम होगा। तो ये तो एक मेरे पास जो है वो आइडिया था, मैंने अपने आइडिया से इसको कैलकुलेट किया। आपको इससे डिफरेंट आइडिया से भी कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक ये है कि एक नंबर होगा और उस नंबर में मौजूद जितनी भी 5 डिजिट्स हैं उनको आपने ऐड करना है और उसका रिज़ल्ट जो है वो आपने डिस्प्ले कराना। ठीक है जी। नेक्स्ट असाइनमेंट, the selling price of an item and the profit earned is input through the keyboard. Write a program to display the cost price. छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपने एक आइटम जो है वो सेल किया है और उस पर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है। अब आपको ये भी पता है कि ये आइटम सेल कितने का हुआ है और प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है,
तो आपने कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करनी है कि जी वो आपने ख़रीदा कितने का था। तो सिंपल, ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम है आपके लिए, कोई मसला नहीं होगा कि आप एक सेलिंग प्राइस एक वेरिएबल ले लेंगे, एक कॉस्ट प्राइस और एक प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इनपुट करेंगे, इसी तरह से प्रॉफिट आप इनपुट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट जो है वो माइनस कर देंगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। आप उसी तरह से कॉस्ट प्राइस को इजीली डिस्प्ले करवा सकते। इसमें तो कोई मसला ही नहीं था, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम था। रन करते हैं जी इसे। फर्ज कर लें कि आपने सेलिंग प्राइस जो है वो 1200, कॉस्ट प्राइस जो है वो आपके सॉरी प्रॉफिट जो आपको हुआ है वो 250 हुआ है। तो कॉस्ट मीन परचेज आपने कितने की थी, वो 950 का आपने आइटम जो है वो परचेज किया था। 250 जो है वो आपको उस पर प्रॉफिट हुआ, और सेल जो है वो आपकी कितने की हुई, वो 1200 की हुई। तो ये तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था, मेरे ख्याल में इसमें तो आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो थी वो असाइनमेंट्स जो आप लोगों को मैंने कही थी, और वो फुली आपने कर भी ली होंगी। चलें, उसका सलूशन भी आप लोगों के साथ शेयर हो गया। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जी कुछ स्टूडेंट्स जो है ये वो जावा को जो है वो एज ए फंडामेंटल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लैंग्वेज लेना चाह रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, आप जावा जो है वो भी इन पैरेलल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आपका जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एग्जैक्टली इसमें भी वैसे ही आपकी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बैकग्राउंड सारी लैंग्वेजेस का वो सेम होता है, सिर्फ उसमें जो डिफरेंस होता है वो कुछ सिंटैक्स का और लिटिल बिट वेरिएशन अगर उसमें कोई आ जाए मेमोरी रिजर्वेशन की तो वो होती है। बाकी ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज का जो तरीक़ाकार, हर लैंग्वेज की जो बेस है वो सेम है, उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सेम है। तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। बहरहाल मैंने कोशिश की है कि आप जावा भी जो है वो साथ साथ कंटिन्यू कर लें। तो जो इसमें लिटिल बिट डिफरेंस थे वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने ज़रूरी थे। तो पहले हम आते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो इसमें हमने डाटा टाइप्स जो है वो सी प्लस प्लस में पढ़ी थी, जिसमें इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर था। तो यहाँ पे भी हम जो है वो डाटा टाइप्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि जी अगर आप सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटीजर अगर 2 बाइट्स ले रहा है तो यहाँ पे इंटीजर आपका 4 बाइट्स ले रहा है। और वहाँ पे अगर आपका जो लॉन्ग है वो 4 बाइट ले रहा है तो जावा में लॉन्ग 8 बाइट ले रहा है। और इसमें आपके पास एक इंटीजर से जो कम डाटा टाइप है दैट इज़ शॉर्ट, वो भी आपकी जो है वो होल नंबर्स के लिए यूज़ होती है। तो ये 2 बाइट्स के लिए, और फिर बाइट है ये 1 बाइट के लिए। तो जावा ने थोड़ा चीज़ों को जो है ना वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा उसे और ज़्यादा जो है वो ओपन कर दिया है और ज़्यादा बेहतर कर दिया है कि एज़ पर डाटा रिक्वायरमेंट आप देख लें कि अगर आपको 4 बाइट्स चाहिए तो आप उसके लिए उसे इंटीजर जो है वो डिक्लेयर करें। अगर आपका जो नंबर है होल नंबर वो 4 बाइट से ज़्यादा कैपेसिटी का है तो आप उसे लॉन्ग डिक्लेयर करें। अगर 4 बाइट से कम कैपेसिटी का है तो आप उसे शॉर्ट डिक्लेयर करें। और अगर उससे भी कम है तो आप उसे 1 बाइट जो है वो उसके लिए बाइट डाटा टाइप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट 4 टाइप्स हैं, इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट और बाइट, ये चारों टाइप्स जो है ये बेसिकली आपके पास होल नंबर्स के लिए। तो आप इसको जो है सिर्फ इसमें जो है ना वो कैपेसिटी की वेरिएशन है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका वही है जो कि आपने सी प्लस प्लस में देखा। सिमिलरली अगर आप फ्लोट की बात करें तो सी प्लस प्लस में भी आपके पास फ्लोट के 4 बाइट्स हैं। यहाँ पे भी आपके पास फ्लोट के लिए 4 बाइट्स हैं, मीन डेसिमल पॉइंट वाले जो वैल्यूज़ होंगी, नंबर्स होंगे
तो उसके लिए आप फ्लोट डिक्लेयर करेंगे। तो वहाँ पे आपके पास 4 बाइट्स है, यहाँ पे भी 4 बाइट है। और अगर ये 4 बाइट जो है वो इनफ नहीं है और आपकी डेसिमल वैल्यू जो है वो एक्सपेंड कर रही है, तो आप उसे फ्लोट की बजाय जो है वो डबल डिक्लेयर करेंगे। तो इसमें 4 बाइट्स का जगह पे आपके पास 8 बाइट रिजर्व होंगे। तो सी प्लस प्लस में भी फ्लोट के लिए 4 हैं और डबल के लिए 8 है। यहाँ पे भी वही है, सिर्फ फ़र्क जो है वो आपके पास इंट, लॉन्ग, शॉर्ट और बाइट में आया। बाकी फ्लोट और डबल की कैपेसिटी वही रही है जो सी प्लस प्लस में। इसमें मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रोग्राम्स जो है वो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। राइट डाउन द प्रोग्राम दैट सिंपली ऐड टू इंटीजर वैल्यूज़। तो आपने इसे सी प्लस प्लस में भी किया, दो नंबर्स जो है वो उनको ऐड किया था। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, सिर्फ फ़र्क यह है कि इसका जो फॉर्मेट आप क्या लें वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है पब्लिक क्लास सम और पैरेंथेसिस का स्टार्ट हो रहा है, और फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड स्ट्रिंग एंड देन आर्गुमेंट्स और फिर क्लोज। तो ये जो पब्लिक क्लास सम, ये इसका कॉन्सेप्ट मैं आपसे लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, लेकिन राइट नाउ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका एक फॉर्मेट है जिसको आपने फॉलो करना है। आपने एक पहली जो पब्लिक क्लास है वो डिक्लेयर करनी है और फिर मेन क्लास के बाद जो है वो आप बाकी का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो जिस तरह से उसमें आपके पास मेन फंक्शन था, तो यहाँ पे भी मेन फंक्शन है, लेकिन उसमें आप वाइड मेन वाइड लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा उसको जो है वो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और ये पूरी एक स्ट्रीम लिखनी है। मैं आपको इसके हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, कोई इसमें वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसका कोई स्पेसिफाइड मीनिंग नहीं होगा। एवरी वर्ड हैज़ इट्स ओन मीनिंग, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। लेकिन इस वक्त मैं आपको इन बातों में कंफ्यूज नहीं करूँगा। इस वक्त आप इसको ऐसे समझ लें कि ये एक प्री डिफाइंड फार्मेट है जो आपने हर प्रोग्राम में फॉलो करना ही करना है। कि आप एक क्लास बनाएंगे, उसका नाम जो है वो यहाँ पे मैंने सम रखा है, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये भी लाइन आप एज इट इज़ लिखेंगे। जैसे आप उसमें वाइड मेन वाइड लिखते थे, तो यहाँ पे आपका ये मेन फंक्शन है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें डेप्थ में चले जाएंगे, तो ये बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, क्लासेस यूज़ हुई हुई हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली हर एक वर्ड का जो है ना वो आपको उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट दूंगा। लेकिन इस वक्त फर्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इस वजह से आप इसको एक फॉर्मेट के तौर पे ले लें कि हमने एक क्लास बनानी ही बनानी है जिसको पब्लिक डिक्लेयर करना, और फिर मेन जो है वो हमने ये पूरी स्ट्रीम एक लिखनी है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स एंड देन क्लोज, और उसके बाद पैरेंथेसिस का कर्ली ब्रैकेट्स जिसको आप बोलते हैं उसका स्टार्ट लेना। तो समझ लें कि ये आपका जो है वो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। अब इसमें उसी तरह से जैसे वहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे भी आप उसी तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ए बी एंड सी, और इसकी टाइप जो है वो मैंने इंटीजर रखी है। तो जिस तरह से सी प्लस प्लस में आप लिखते थे सी आउट, आपकी आउटपुट इंस्ट्रक्शन थी, तो यहाँ पे आउटपुट इंस्ट्रक्शन आपके पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है। तो थोड़ी सी ये उससे डिफरेंट है, लेकिन ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, दैट इज़ बेसिकली आपकी आउटपुट इंस्ट्रक्शन, जो कि इन कंपैरिजन आप सी आउट जो है वो यूज़ करते थे सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पे आप सी आउट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सी आउट की जगह पे आप यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये आपकी आउटपुट इंस्ट्रक्शन है जावा की, और इसके कोर्स में आपने लिखा हुआ है फर्स्ट वैल्यू। तो ये जैसा कि सी प्लस प्लस में भी यही कॉन्सेप्ट था कि आप इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि आप जो भी कोर्स में लिखेंगे, जो भी आप स्ट्रिंग लिखें, आप वर्ड लिखें, आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें, तो जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें, जैसे आप वहाँ पे कोर्स में देते थे तो यहाँ पे भी आप कोर्स में दे सकते हैं। तो बेसिकली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आपकी यहाँ पे आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, जो कि सी प्लस प्लस में आपके पास सी आउट थी।
तो आप इसको जो है वो एज ए सॉरी इसको आप यहाँ पे आउटपुट इंस्ट्रक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कोर्स फर्स्ट वैल्यू जो है जो आपने लिखी है ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद ए को आप वैल्यू असाइन करेंगे दैट इज़ 10। तो ऐसे ही आप वैल्यू असाइन जो है वो C++ में भी करते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपने 10 दे दी और फिर उसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेकेंड वैल्यू। तो अब सेकेंड वैल्यू कोट्स में लिखी है तो ये जो कुछ आप कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाता है। तो फिर बी की वैल्यू आपने इक्वल टू 10 मीन 20 असाइन कर दी। तो ए की वो आपने 10 असाइन की, बी को आपने 20 वैल्यू असाइन की। तो उसके बाद जो है वो सी जो है ये एक ऐसा वेरिएबल था जो आपने एडिशन के लिए दोनों वैल्यूज़ को सम के लिए यूज़ किया था या रखा था। तो अब c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। C++ में भी आप इसी तरह काम करते हैं, यहाँ पे भी आप c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे। तो उसके बाद जब c की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो उसको डिस्प्ले तो करवाना है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेमोरी में तो वैल्यू चली गई है लेकिन डिस्प्ले तो नहीं होगी। तो डिस्प्ले करवाने के लिए आप फिर क्या तरीकाकार अख्तियार करेंगे, जैसे वहाँ पे आप उसे सी आउट करवाते थे तो यहाँ पे सी आउट आप यूज़ नहीं करेंगे बल्कि आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बता दूं कि आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज़ करते हैं तो ये उसी लाइन पे कंटिन्यू करता है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जब आप यूज़ करते हैं तो ये लाइन चेंज करता है। जैसे आप यहाँ C++ में एंड ऑफ लाइन ENDL यूज़ करते थे, तो यहाँ पे अगर आपने लाइन सॉरी लाइन चेंज करनी है तो उसके लिए आप एंडल यूज़ नहीं करेंगे, आप उसके लिए प्रिंट एलन का फंक्शन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप लाइन चेंज नहीं करना चाहते तो फिर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो है वो लिखेंगे। तो दोनों बेसिकली प्रिंट हो या प्रिंट एलन हो, ये दोनों आपकी आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जी एलन लिखने से आपका जो रिज़ल्ट आता है वो नेक्स्ट लाइन पे आता है। अब कोट्स में आपने लिखा है इन्वर्टेड कॉमाज में सम इज़ इक्वल टू, तो ये चूंकि एज इट इज़ ये इन्वर्टेड कॉमाज में है इस वजह से ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। और प्लस सी, यहाँ पे प्लस जो है वो कनकैटिनेशन ऑपरेटर है, ये वैल्यूज़ जो है आपकी सी की वैल्यू को कनकैट करेगा, सम इज़ इक्वल टू के साथ अटैच करेगा। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, सम इक्वल टू और उसके बाद सी की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू यहाँ पे 30 बन रही है तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा सम इज़ इक्वल टू 30। Next program, write down the program that calculate the sum of three numbers and display the average of these numbers. अब इसमें हमारे पास तीन नंबर्स हैं, उनको मैंने फ्लोट डिक्लेयर किया है चूँकि एवरेज फ्लोट आ सकती है। तो A, B, C एंड D और उसके बाद एवरेज। बाकी जो क्लासेस हैं पब्लिक क्लास और फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन वो एज इट इज़ रखा है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आप उसको फॉर्मेट एज्यूम कर लें, उसको एज इट इज़ चलने दें। फ्लोट से आगे इसको कंसिडर करें A, B, C, D एंड एवरेज। तो A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 20, C की वैल्यू 30। तो A प्लस B प्लस C 10 प्लस 20 प्लस 30 ये ऐड होके इसका रिज़ल्ट जो है वो D में चला जाएगा। अब D में तीन नंबर्स का सम है, जब आप D डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि सम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो उसकी एवरेज आ जाएगी। तो उसी तरह से आप ये बिल्कुल सेम फार्मेट है जो आपने C++ में किया, यहाँ पे भी ऐसे ही आप तीन नंबर्स का सम और एवरेज करेंगे और फिर उसके बाद आप उसको जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो C++ में आप डिस्प्ले या आउटपुट के लिए आप सी आउट यूज़ करते थे, यहाँ पे आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करना है। तो ये चूँकि आपकी आउटपुट इंस्ट्रक्शन है
तो इन जैसे सी प्लस प्लस में सी आउट आपने किया था, बिल्कुल आपने वैसे ही यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करना। इसमें इन्वर्टेड कॉमास में सम इक्वल टू एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, एंड फिर प्लस डी। ये प्लस डी का मतलब ये नहीं है कि डी की वैल्यू ऐड हो रही, बल्कि प्लस डी का मतलब यह है कि डी की वैल्यू यहाँ पे आपकी कनकैट हो जाएगी। तो जो भी डी की वैल्यू बनेगी, लेट्स से कि यहाँ पे 60 बन रही है, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का, वो होगा सम इज इक्वल टू 60। और फिर इसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एवरेज और प्लस एवरेज, जो एवरेज की वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये मैं सारे प्रोग्राम अभी आपको रन करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद एक और प्रोग्राम, राइट डाउन द प्रोग्राम विच इनपुट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अब इसमें थोड़ा सा जो है वो एक नई चीज़ का इजाफा हुआ है, और वो ये है कि अब नंबर आपने वैल्यूज़ असाइन नहीं करनी, बल्कि वैल्यूज़ जो है वो अब आपने इनपुट करनी है। तो सी प्लस प्लस में आपके पास इनपुट इंस्ट्रक्शन यूज़ होती थी, दैट वाज सी इन। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो इनपुट इंस्ट्रक्शन सी इन नहीं है, बल्कि यू हैव अ डिफरेंट स्ट्रीम। उसके लिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास जिस तरह से iostream.h आप इंक्लूड करते थे एक हेडर फाइल, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास java.io.static, ये आप उसी तरह से इसको एज्यूम कर लें कि ये एक हेडर फाइल है, ये एक डायरेक्टरी है जो आपने इंक्लूड की है। और यहाँ पे इंक्लूड का वर्ड यूज़ नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आप इंपोर्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। नज़र आ रहा है आपको ये? तो ये समझ लें कि मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है, जो यहाँ पे आप डायरेक्टरी कहेंगे, जिसमें java.io.static, और इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो ये डायरेक्टरी समझ लें, हेडर फाइल समझ लें, जो भी है आप, बस ये है कि जी इस java.io में आपके पास कुछ फंक्शंस पड़े हुए हैं जो इंपोर्ट करनी ज़रूरी है अगर आपने उन फंक्शंस का इस्तेमाल करना। उसी तरह से आप एक क्लास बनाएंगे और फिर उस क्लास का आगे मेन फंक्शन होगा, और इसमें एक वर्ड ऐड किया मैंने, थ्रू एक्सेप्शंस। तो ये जो थ्रू एक्सेप्शन है, इसका भी एक प्रॉपर मीनिंग है, इसकी भी आपको क्लियरेंस देंगे। जैसे जैसे आप इसकी डेप्थ में जाएंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इंशाल्लाह आपको इसके फर्दर डिस्क्रिप्शन भी देंगे कि ये थ्रू एक्सेप्शन का क्या मतलब है। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उसी तरह से फ्लोट ए बी सी डी एंड एवरेज, ये सी प्लस प्लस में भी आप ऐसे ही करते हैं। अब इसमें एक लाइन जो है, एक स्ट्रीम ऐड हुई है, ये बफर्ड रीडर str इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, पैरेंथेसिस ओपन करें, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, फिर पैरेंथेसिस ओपन करें, सिस्टम डॉट इन, और फिर क्लोज करें दोनों पैरेंथेसिस को। तो ये सिस्टम डॉट इन जब आपने कमांड लाइन पे इनपुट लेना होता है तो उसके लिए यूज़ होता है। तो ये बेसिकली पूरी एक स्ट्रीम है जिसमें बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है str, और यहाँ पे न्यू बफर रीडर ये क्रिएट हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में आगे फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, जो सिस्टम डॉट इन जो है, ये फंक्शन जो है ये आपका कॉल हो रहा है फॉर जब आपने वैल्यू इनपुट लेनी होती है कमांड लाइन पे। अगर आपको इस मेरी बात की समझ नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी इस स्टेज पे आपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं लिया हुआ। तो जावा चूँकि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसलिए ये अपना फर्स्ट क्लास ही जो है वो फर्स्ट आप समझ लें कि प्रोग्राम ही ये क्लासेस से स्टार्ट करती है। तो नो वरीज, मैं आपको इंशाल्लाह इस पे जो है ना वो पूरा एक क्लास लूँगा जिसमें आपको ये पूरी बात समझ आ जाएगी। लेकिन आप जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जी आपने इसको एज इट इज़ जो है वो फॉर्मेट समझ लेना है, बिल्कुल इसी तरह से आपने इस एक लाइन को भी जो है वो आप समझ लें कि जब भी आपने कोई कमांड लाइन पे इनपुट करना होगा तो उसके लिए जो है वो
आप ये स्ट्रीम जो है वो पूरी एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया एस। इसका पर्पज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि ये एस वेरिएबल मैंने स्ट्रिंग क्यों लिया। अब उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इन्वर्टेड कॉमाज में एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो ये चूंकि इन्वर्टेड कॉमाज में है इसलिए ये एज इट इज़ जो है वो आपके पास डिक्लेयर हो जाएगा, एंटर फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद str डॉट read रीड लाइन, ये रीड लाइन का फंक्शन है। और ये str कौन सा है, ये आपका ये ऑब्जेक्ट है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया। अब जब भी आपने कभी इनपुट लेना होगा कमांड लाइन पे, तो उसके लिए आप रीड लाइन का फंक्शन यूज़ करेंगे। और ये जो रीड लाइन का फंक्शन है ये है आपका पास बफर रीडर क्लास का। तो बफर रीडर क्लास का कोई भी फंक्शन आपने एक्सेस करना होगा तो आपको उसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट के बगैर आप ये रीड लाइन का फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। तो आप ये जो str ऑब्जेक्ट है इसके ज़रिए आपने रीड लाइन का फंक्शन कॉल किया। तो जब आप रीड लाइन का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये आपसे एक इनपुट लेगा, और वो इनपुट जो है वो चूंकि इसने ये रीड लाइन का फंक्शन ये स्ट्रिंग के तौर पे इनपुट लेगा। आप उसे नंबर भी देंगे तो वो उसे नंबर नहीं लेगा, उसके नज़दीक वो स्ट्रिंग होगा, बिकॉज इट वुड रीड एज अ लाइन। तो जब आप उसे str डॉट रीड लाइन करेंगे तो वो एक स्ट्रिंग इनपुट करेगा, और वो स्ट्रिंग जो है वो s को असाइन कर देगा। जो स्ट्रिंग आपने इनपुट किया होगा वो स्ट्रिंग s को असाइन हो जाएगा। अब s में लेट्स से कि आपने 30 एंटर किया, तो वो 30 एक न्यूमेरिक वैल्यू के तौर पे नहीं जाएगा बल्कि एक स्ट्रिंग वैल्यू के तौर पे s को मिलेगा। आप उस पर कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकेंगे कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि 30 जो है उसने एक न्यूमेरिक नहीं लिया, एक इंटीजर या फ्लोट नहीं लिया, बल्कि उसने उसे जो है वो एज ए स्ट्रिंग लिया। उसके बाद आप जो है इस s को, जो कि एक स्ट्रिंग है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो आपके पास एक फंक्शन है इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये फंक्शन यूज़ करेंगे और इसमें s जो है वो एज आर्गूमेंट पास करेंगे। तो ये इंटीजर डॉट पार्स इंट का फंक्शन इस s को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके a को असाइन कर देगा। अब ये जो s था दैट वाज स्ट्रिंग, इस इंटीजर डॉट पार्स इंट ने उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके a को दे दिया। सिमिलरली हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर सेकेंड वैल्यू, ये एज इट इज़ आ जाएगी। और फिर हम दोबारा से str ऑब्जेक्ट के ज़रिए रीड लाइन का फंक्शन कॉल करेंगे। एक स्ट्रिंग इनपुट होगा, वो स्ट्रिंग जो है वो s की वैल्यू बन जाएगी। अब जो वैल्यू होगी वो चूंकि स्ट्रिंग होगी तो आपको दोबारा फिर इंटीजर डॉट पार्सेंट लगा के उस s को आपको दोबारा से इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग को वो a को असाइन करेगा इंटीजर में कन्वर्ट करके, और फिर इसी तरह से इंटीजर डॉट पार्स इंट इस s को फिर इंटीजर में कन्वर्ट करके b को असाइन करेगा। अब ये जो a और b की वैल्यूज़ हैं वो अब इंटीजर डॉट पार्सेंट लगाने के बाद न्यूमेरिक वैल्यूज़ इंटीजर वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं। लेकिन जब रीड हुई थी तो उसमें हमने उसे s में रीड किया था, तो उस वक्त रीड हुई थी वो एक स्ट्रिंग के तौर पे हुई थी। तो हमने उस स्ट्रिंग को इंटीजर डॉट पार्सेंट की मदद से न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया, और फिर पहली वैल्यू a को असाइन होगी और दूसरी वैल्यू b को असाइन होगी। इसी तरह से हम थर्ड वैल्यू लेंगे और फिर वो भी स्ट्रिंग होगी और वो s को असाइन होगी। हमने एक ही वेरिएबल s रखा है, आप चाहें तो 3 वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा उसमें नई वैल्यू आनी है तो हमें पिछले स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको एक ही स्ट्रिंग में जो है वो तीनों वैल्यूज़ ले सकते हैं 1 बाय 1 और उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो 3 स्ट्रिंग ले लें, आप चाहें तो एक ही स्ट्रिंग से जो है वो 1 बाय 1 वैल्यूज़ लेते जाएँ और फिर उसे कन्वर्ट करते जाएँ। और यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्सेंट से फिर मैंने जो वैल्यू तीसरी वैल्यू ली थी वो c को असाइन कर दी। तो इंटीजर डॉट पार्सेंट लगाने के बाद
जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक इंटीजर में कन्वर्ट होकर सी को असाइन होगी। अब ए, बी और सी, ये बेसिकली आपके पास तीन नंबर जो है वो इनपुट हो चुके हैं। तो सी प्लस प्लस में आपके पास सिंपल मेथड था सीन ए, सीन बी, सीन सी, लेकिन यहाँ पे आप सीन ए, सीन बी, सीन सी नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे आप पहले ये पूरी स्ट्रीम जो है वो लिखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप रीड लाइन के फंक्शन से स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और वो स्ट्रिंग जो है वो किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे और फिर इंटीजर डॉट पार्सेंट लगा के उस स्ट्रिंग को न्यूमेरिक नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि जैसा यहाँ पे सी प्लस प्लस में आप सिंपल सीन ए कर लेते थे, तो यहाँ पे आप सिंपल सीन ए नहीं करेंगे, बल्कि आपको ए की वैल्यू इनपुट करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए होंगी। फर्स्ट ये स्ट्रीम, फिर उसके बाद ये रीड लाइन से स्ट्रिंग इनपुट करना होगा और फिर इंटीजर डॉट पार्सेंट से उस स्ट्रिंग को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट्स ऐड करनी पड़ेंगी एक वैल्यू को इनपुट करने के लिए। और भी मेथड्स हैं इनपुट करने के, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको सिंपलेस्ट मेथड, ये जावा में सिंपलेस्ट मेथड से मैंने कन्वर्ट किया। तो इसी तरह से अगर वहाँ पे आप सीन बी लिखते थे तो यहाँ पे सिंपल बी नहीं होगा, सीन बी नहीं होगा, बल्कि आप स्ट्रीम आपकी यही कॉमन यूज़ हो जाएगी और फिर आप रीड लाइन का फंक्शन और फिर इंटीजर डॉट पार्सेंट से उसे कन्वर्ट करके वैल्यू बी में देंगे। सिमिलरली सीन सी लिखते थे तो यहाँ पे पहले आप स्ट्रिंग को रीड करेंगे, वो स्ट्रिंग एस को असाइन होगा और फिर इंटीजर डॉट पार्सेंट से वो एस की वैल्यू जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी और वो सी को असाइन होगी। सो थोड़ा मेथड आपका जो है वो इसमें लेंथी है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस, लेकिन एट द लेटर स्टेज यू वुड नो कि ये आपको उससे ज़्यादा जो है वो डीप कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो जैसे ही हम जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे, लैंग्वेज की डेप्थ में जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो एक्चुअली मैं फर्स्ट क्लास से आपको क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं दे सका या नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि मैं आपको शुरू में ही जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि एक इजी वे से आपको लेके जाया जाए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको एक एक वर्ड इसका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप समझने की कोशिश करें कि वहाँ पे आपके पास सी प्लस प्लस में सी आउट इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ होती थी आउटपुट इंस्ट्रक्शन के तौर पे, और यहाँ पे जावा में आप सी आउट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज़ करेंगे। और जैसे वहाँ पे इनपुट इंस्ट्रक्शन के तौर पे आप सीन यूज़ करते थे, तो यहाँ पे आप सीन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप पहले पूरी स्ट्रीम लिखेंगे बफर रीडर की, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे str, फिर उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप रीड लाइन का फंक्शन कॉल करेंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट होगी, वो एस को असाइन होगी और फिर वो जो वैल्यू आपने इनपुट की है वो चूँकि एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट हुई है, तो वो स्ट्रिंग एज इट इज़ डायरेक्ट उस पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म आप नहीं करेंगे, पहले उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए उस पर इंटीजर डॉट पार्सेंट का फंक्शन लगाएंगे, ये उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और फिर ए को असाइन करेगा। तो थोड़ा मेथड लेंथी है, बट डोंट वरी, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अब तीनों नंबर जो है वो आपके पास आ चुके हैं, इनपुट हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। तो एक है आपके पास ए, दूसरा बी और फिर सी। ए प्लस बी प्लस सी करने से तीनों का सम हो जाएगा और वो सम डी में आ जाएगा, और फिर एवरेज इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 3। तो जो डी की वैल्यू आपने सम कैलकुलेट किया उसको 3 पे डिवाइड करें तो आपकी एवरेज आ जाएगी। उसके बाद जिस तरह से आप वहाँ पे सी प्लस प्लस में, सॉरी मैं बार बार जो है वो वहाँ यूज़ करता हूँ, मीन मेरा मतलब होता है कि जी सी प्लस प्लस। तो अगर सी प्लस प्लस में आप सी आउट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मीन जावा में आप आउटपुट इंस्ट्रक्शन के तौर पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करेंगे और उसके बाद सम इक्वल टू एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा और प्लस सी,
मीन यहाँ पे प्लस सी से मरा दिया है कि सी की वैल्यू यहाँ पे जो है वो कनकैट हो जाएगी। तो जो सी की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे हम सी नहीं करेंगे बल्कि हमारे पास जो सम है वो डी में, तो सम की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और फिर एवरेज डिस्प्ले करनी है तो उसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एवरेज आपने कोट्स में लिखी है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस एवीजी का मतलब यह है कि जो एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो उसके बाद आप मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे और फिर ये जो क्लास आपने बनाई है सजाद नामी, ये क्लास आप यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम इनपुट का, तो मैंने कोशिश किया है कि आपको उसके सारे फ्लेवर्स जो है वो बताए जाएं। द फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम ऑफ जावा, फिर ये 3 वैल्यूज़ को ऐड करना और उसके बाद फिर एक इनपुट लेके उसका सम और एवरेज कैलकुलेट करना। आए हम इसको जो है वो अब रन करते हैं। इसके लिए एक्लिप मैंने कंपाइलर यूज़ किया है। इसमें चीज़ें कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हैं, आप लोग भी चाहें तो एक्लिप से अब यूज़ कर सकते हैं जावा के लिए। थोड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, और साथ में चूँकि ये वॉइस रिकॉर्डिंग और मल्टीपल ऐप्स चल रही हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ टेकिंग सम टाइम, डोंट वरी। हाँ जी, ये है जी प्रोग्राम। आप फाइल में चले जाएं, न्यू, न्यू जावा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम, लेट से आप इसका नाम सम रखते हैं प्रोजेक्ट का, उसके बाद नेक्स्ट, देन फिनिश। तो आपके पास सम ये प्रोजेक्ट एक क्रिएट हुआ है। इसमें आपके पास ये सोर्स का फोल्डर होगा, इस पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके न्यू पे चले जाएं और फिर न्यू में जो है वो क्लास आप क्रिएट करेंगे और इस क्लास का नाम लेट से आप ऐड रख दें। तो उसके बाद उसे फिनिश करें, ये आपके पास क्रिएट होगी है क्लास। क्लास है जी ऐड, उसमें फिर ये आपका फंक्शन है, सेम हर चीज़ वही है, कोई तब्दीली इसमें मैंने नहीं की। एग्जैक्टली वही है। इसको रन करें आप। एरर थ्रोज एक्सेप्शन सिस्टम डॉट आउट।
यस, ये एक एक्स्ट्रा लाइन जो है वो ऐड हुई थी, आप इसको ख़त्म करें, फिर रन करें इसे। ये देखें, ये आपके पास आउटपुट आ गया एंटर फर्स्ट वैल्यू। ये एग्जैक्टली वही है जो आपने एंटर फर्स्ट वैल्यू जो है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। तो सी आउट की जगह पे यहाँ पे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करेंगे। एंटर फर्स्ट वैल्यू, वैल्यू एंटर करें, लेट से आपने वैल्यू दी 30। फिर उसी तरह से नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट वाला जो रिज़ल्ट है वो आ रहा है, सेकंड वैल्यू मांग रहा है, आप इसे सेकंड वैल्यू दे दें, लेट से 50। और फिर थर्ड वैल्यू आपके पास जो है वो लेट से आप इसकी वैल्यू दे देते हैं 60। तो ये वही चीज़ ऐसे ही काम कर रही है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। और फिर सम इज़ इक्वल टू 140 और एवरेज इज़ 46। अब ये जो फर्स्ट लाइन एंटर फर्स्ट वैल्यू, ये इस लाइन का आउटपुट है, एंटर फर्स्ट वैल्यू, ये चीज़, इसका रिजल्ट यहाँ पे ये आ रहा है एंटर फर्स्ट वैल्यू। जो कुछ आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। फिर सेकेंडली इसने क्या किया कि आपसे एक स्ट्रिंग लिया और फिर उस स्ट्रिंग को जो आपने इनपुट किया उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एस को दिया, मीन एज ए स्ट्रिंग लिया, और वो स्ट्रिंग एस को मिला, और फिर इंटीजर डॉट पारसेंट से उस स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट करके वो ए को दी। देन ए की वैल्यू जो है वो 30 न्यूमेरिक वैल्यू बनी। तो जो उसने इनपुट किया था 30, वो एज ए स्ट्रिंग किया था, लेकिन बाद में इंटीजर डॉट पारसेंट से आपने उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया। फिर इसी तरह से एंटर सेकंड वैल्यू, ये जो आपके पास आ रही है एंटर सेकंड वैल्यू, ये सेंटेंस ये आपके पास है, इस स्टेटमेंट का रिजल्ट आ रहा है एंटर सेकंड वैल्यू। और उसके बाद जो है वो आप एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे इस लाइन से, इस लाइन से एक स्ट्रिंग इनपुट होगा, और फिर इस लाइन से जो स्ट्रिंग आपने इनपुट किया है वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर बी को मिलेगा। और फिर एंटर थर्ड वैल्यू, ये इस स्टेटमेंट का रिजल्ट है, और फिर आपसे स्ट्रिंग इनपुट होगा इससे, और ये लाइन इंटीजर डॉट पारसेंट उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगी इंटीजर में और वो सी को असाइन करेगी। उसके बाद तीनों वैल्यूज़ का सम आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, वो डी को मिल जाएगा। और फिर एवरेज जो है, इसका मतलब यह है कि सम डिवाइडेड बाय 3, वो एवरेज की वैल्यू हो जाएगी। और फिर ये जो सम इज़ इक्वल टू है, ये एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास वाला ये आ गया आपके पास। और फिर प्लस डी, डी की वैल्यू में सम था तो प्लस डी से क्या हुआ, डी की वैल्यू उसके आगे जो है वो डिस्प्ले कनकैट होगी, कनकैटिनेशन के लिए अपेंड कर दिया इसने वैल्यू को यहाँ पे। और फिर दोबारा जो एवरेज लिखा हुआ है, देखें इसके आगे इक्वल नहीं लिखा हुआ। तो इक्वल क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल एवरेज लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एवरेज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देता तो यहाँ पे भी इक्वल आ जाता, कोई मसला नहीं था। तो अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा तो उसने एज इट इज़ उसको भी एवरेज एज इट इज़ लिख दिया, इक्वल नहीं लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्टेड कॉमास में आप जो कुछ लिखेंगे उसने वही डिस्प्ले करना है, अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो वो खुद से नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे एवरेज इक्वल टू नहीं लिखा था तो उसने भी यहाँ पे एवरेज इक्वल टू नहीं लिखा। तो जो भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, प्लस एवरेज से ये होगा कि जो एवरेज की वैल्यू है वो उसके आगे डिस्प्ले हो जाएगी। उसी तरह से एग्जैक्टली जिस तरह से आपने C++ में काम किया था, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपकी आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है वो सी आउट नहीं है, जावा में आपके पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, और इनपुट इंस्ट्रक्शन आपका थोड़ा उसका प्रोसेस इस तरह से है कि ये एज ए स्ट्रिंग इनपुट करती है और फिर उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कोई मसला नहीं है, वहाँ पे आपके पास सीन था। लेकिन जावा में आपके पास जो है वो रीड लाइन का फंक्शन है जिससे स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और फिर इंटीजर डॉट पारसेंट से उस स्ट्रिंग को न्यूमेरिक इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली आपको बात समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला नहीं है, अगर आपको कन्फ्यूजन है, कोई टेंशन है, आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपका कन्फ्यूजन नेक्स्ट 4th लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह हम
विद इन 1-2 लेक्चर जो है वो यूज टू हो जाएंगे। जो लोग सी प्लस प्लस पे कंटिन्यू करना चाहें वो उस पर कंटिन्यू कर लें, जो जावा पे कंटिन्यू करना चाहें। मैं दोनों लैंग्वेजेस आपको पैरेलल लेके चलूँगा, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।